तो चलिए अभी का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 3 देशों की विज़िट पे गए हैं। इंडोनेशिया वो पहले गए, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं, फिर उनको न्यूज़ीलैंड जाना है और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफ़ी सारी समिट्स अटेंड की, वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे वो मिले। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो उनको और बेहतर करने के लिए अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 3 एंशिएंट और इंडिया के कल्चरली सिग्निफिकेंट एंटीक्स हैं, तो वो इन्हें रिटर्न करेंगे और इंडिया को वापस देंगे और तो ये दिखाता है कि एक डीप सिविलाइजेशन कनेक्शन है और इंडिया की जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये इनमें जो है वो एक है सेरेमोनियल ब्रॉन्ज ट्राइडेंट जो कि गॉडेस भद्रकाली को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा नंदी का एक ग्रेनाइट आइडल है और एक कार्तिकेय जो भगवान है इनका एक बेसाल्ट का स्कल्पचर है जिसमें कि 6 हेडेड इनको दिखाया गया है। तो ये तीनों चीजें इंडिया रिटर्न होंगी। बताया जा रहा है कि ये हिस्टोरिकल जो आइटम्स हैं ये 11th और 12th सेंचुरीज के हैं और इन्हें पहले जो एंशियंट टेम्पल से जो है वो प्रोक्योर किया गया था और ये इंडियन जो तमिलनाडु है वहां से ये जो है वो गए थे। तो अब इनको एक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है इस विजिट के दौरान कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ये एंटिक्स वापस इंडिया आएंगे। तो अक्सर इस तरह से होता है जैसे कि रिलेशंस को बेहतर करने के लिए जो कल्चरल इम्पोर्टेंस की चीजें होती हैं उनको जो है वो लिया जाता है और अपनी ओन कंट्री में इनको वापस भेज दिया जाता है। तो ये है। फिर उत्तराखंड ने फुल लिटरेसी अचीव कर ली है। उत्तराखंड इंडिया का 6th फुली लिटरेट स्टेट बन गया है और जो बेंचमार्क्स हैं जिनको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में में बताया गया है, उल्लास इनिशिएटिव है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसका जो है वो अप्रूवल जो है वो 8 जुलाई को गवर्नर ने इसको कर दिया है और उत्तराखंड 6th स्टेट बना है। इसके पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये फुली लिटरेट स्टेट जो है वो बन चुके थे। और जो उल्लास इनिशिएटिव है इसका एम है कि न सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बट जो अदर कंपोनेंट्स हैं जिस लाइफ स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, वोकेशनल ट्रेनिंग इन सब पे भी जो है वो वर्क किया जाए और जो लोग हैं उनको जो है वो लिटरेट किया जाए और ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है उसने जो है वो एजुकेशन के लिए काफी काम किया है। तो इसे अक्सर पूछ देता है कि पहला स्टेट कौन था या कभी कभी पूछ देता है कि रिसेंटली कौन सा स्टेट फुली लिटरेट जो है वो बना है। तो ये 6 स्टेट्स के नाम आप याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम। ये एक कैशलेस हेल्थ इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश के जो टीचर्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला जो है वो पहला स्टेट है और इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वाराणसी से किया। इस प्रोग्राम के थ्रू मेडिकल कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख रुपीस और 15 लाख टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो कि बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन में वर्क कर रहा है, तो उनको ये फैसिलिटी दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और जो एलिजिबल स्टाफ हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उनको भी इंक्लूड किया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और इनको एक सोशल ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस प्रोग्राम है यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए और इसमें अ, जो इंश्योरेंस कवर है वो 30 लाख से 80 लाख रुपीस तक का रहेगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जिनका 10,000 से ज्यादा का मंथली जो है वो अर्निंग है। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट इसमें रेंज रहेगा 30 to 80 और पार्शली डिसेबिलिटी इसके लिए 15 लाख टू 40 लाख रुपीस का जो रुपी है उसको देने की बात कही गई है। और तो ये माना जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है जिसके थ्रू जो एजुकेशन सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करेगी और ये
जो टीचिंग स्टाफ है उनके बेहतरी के लिए रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नियो सेप 1 ट्रायल, ये इंडिया में इसका एक्सपेंशन किया गया है और नियोनेटल सेप्सिस से जो है वो अ, लड़ने के लिए इसको ये ट्रायल को जो है ऊपर एवेल्युएट किया जा रहा है और इसमें जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उन पे एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस का जो है वो यूज किया जाएगा और देखा जाएगा क्या उनका इफेक्ट जो है वो है। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है पुडुचेरी में, यहाँ पे फर्स्ट बेबी को रिक्रूट किया गया है। इस ट्रायल का एम है कि इसमें 3000 न्यू बॉर्न्स को जो है वो जो एशिया और अफ्रीका कंट्रीज है उनको एनरोल किया जाएगा और इसके पहले इसमें जो है वो घाना, केन्या और साउथ अफ्रीका से जो है वो न्यू बॉर्न बेबी पे जो है वर्क किया जा रहा है। और इसमें अगर हम नियोनेटल सेप्सिस की बात करें तो एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो डिजीज होता है और इसमें जो कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी अगर होता है इन बच्चे में तो उसमें जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली वर्क करता है और वो जो इन्फेक्शन है उसको तो किल करता ही है, साथ ही साथ जो बॉडी के टिश्यूज हैं उन पे भी अटैक करने लगता है और इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जीवन का खतरा जो है वो हो जाता है इसमें। और ये जो 90 डेज से कम के बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को अक्सर मिलता है और इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ बच्चों में इसमें जो है वो विद इन फर्स्ट 72 आवर्स मतलब पैदा होने के 72 घंटे के भीतर में ही हो जाता है, कुछ में बाद में होता है। और सेप्सिस की अगर बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल मोर्टेलिटी का और इसकी वजह से एनुअली हर साल मिलियंस ऑफ डेथ्स जो है वो होती हैं। और इसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है काफी डिफरेंट सिचुएशन है और इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनकी वजह से माना जाता है कि ड्रग रेजिस्टेंस भी जो है वो हो जाता है। तो अगर ये जो ट्रायल्स हैं ये मतलब एक काफी जो है ये एक क्रिटिकल रहेंगे कि कैसे इवेल्युएट किया जाएगा कि इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वहां पे क्या जो है वो चीजें जो है वो हो सकती हैं। और ये जो ट्रायल है इसमें यूज किया जाएगा पर्सनलाइज्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल डिजाइन और इसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिमेंट्स को जो है वो यूज किया जाएगा जो न्यू बॉर्न्स होते हैं जिनमें सेप्सिस है और देखा जाएगा कि उनका क्या इफेक्ट रहेगा। इसका एम है कि इफेक्टिव और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट को जो है वो बनाना डेवलप करना ताकि जो न्यू बॉर्न डेथ्स हैं उनको कम किया जा सके। जो डेथ होती है ड्रग रेजिस्टेंट जो सेप्सिस होता है ये पुअर जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां ये ज्यादा होता है, तो उसको टैकल करने के लिए ये रिसर्च हो रही है। और ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डब्ल्यूएचओ ने इसको लॉन्च किया था 2016 में और इसमें फोकस किया जाता है कि कैसे न्यू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स को जो है वो डेवलप किया जाए और ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए पर्टिकुलरली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी। तो नियो सेप 1 ट्रायल ये इनका एक पार्ट है और जो कि सेप्सिस पे जो है वो पूरा स्टडी करने का काम कर रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना इनका भी इनिशिएटिव है जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये इसीलिए है, इसमें जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने पे, सर्विलांस पे और रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स पे काम किया जा रहा है क्योंकि इनके ओवर यूज से भी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जिनकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो अब देखना होगा कि इस रिसर्च में क्या चीजें आती हैं। फिर आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हैं ये बंगनापल्ली विलेज है नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे गवर्नमेंट का मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम इसको लॉन्च करेंगे और इसके थ्रू न्यू पट्टादार पासबुक जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें बेसिकली इसका ये एक पार्ट है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको बेहतर करने के लिए, क्लैरिटी करने के लिए जो है कि किसका कितना लैंड होल्डिंग है ये बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि पट्टादार पासबुक इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनमें कमी आएगी और फार्मर्स एम्पावर होंगे, एग्रीकल्चर फैसिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो एक्सेस है क्रेडिट का और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका बेनिफिट जो है वो फार्मर्स तक पहुंच सकेगा। तो ये प्रोग्राम जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि किस स्टेट से रिलेटेड है तो ये आंध्र प्रदेश का है, मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम।
फिर इंडियन नेवी का दृष्टि 10 यूएवी है, ये गुजरात में क्रैश हुआ और इसके बाद से इसका एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है। ये इंडियन नेवी दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, जो कि गुजरात के धर्मपुर विलेज में जो है वो क्रैश कर गया। ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ऐसा हुआ है। दृष्टि 10 ये एक इंडियनाइज्ड वर्जन है इजराइल बैटल प्रूवन हर्मीस 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवी का। और इसका जो लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग है ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है। इनका जो हैदराबाद फैसिलिटी है, इसने इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ मिलके इसको जो है वो डेवलप किया है। और ये अगर हम देखें तो ये सेकंड ऐसा इंसिडेंट है। इसके पहले दृष्टि 10 इसका प्री एक्सेप्टेंस ट्रायल के टाइम पे जो है ये अरेबियन सी में जो है ये इसका कनेक्शन खत्म हो गया था और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ था। और इंडियन आर्मी और नेवी ने 2 दृष्टि 10 ड्रोन्स के लिए जो है वो अपना इनका कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इनका जो कॉस्ट है ये 140 करोड़ पर एयरक्राफ्ट है। तो अगर जैसे कि इतनी जल्दी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें देखना होगा कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि इस तरह से घटनाएं जो है वो हो रही हैं। तो जैसे दृष्टि 10 आप जाने रहिए कि एक हर्मीज 900 मेड यूएवी है इजराइल का, उसका इंडियनाइज्ड वर्जन है और इसको कौन सी कंपनी बना रही है, तो ये सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। फिर वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और लुइस बिजनेस स्कूल। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया एक राइजिंग जो है वो कंट्री है, एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस के तौर पे जो है वो इंडिया का राइज हो रहा है। उसमें कहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 15 इकोनॉमीज हैं। और 2023 में ये 78.2 बिलियन डॉलर्स का रहा और ये लगभग 7.9% का ग्रोथ है। तो इसमें बताया गया है कि जो यंग इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्रिएटर हैं, ये एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो बन रही है। और ये दर्शाता है इस रिपोर्ट में कि एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो मिल रहा है और एक्टिवली जो है वो एक नॉलेज ड्रिवन फ्यूचर फ्यूल न्यू आइडियाज इनोवेशन और एंटरप्राइजेस पे के कॉन्सेप्ट पे जो है ये काम जो है वो हो रहा है। तो जैसे रिपोर्ट और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इन्होंने एक लैंडमार्क नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया फॉर द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज हाई सी फिशरीज रिसोर्सेज। और ये इन्होंने उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है भुवनेश्वर में, यहाँ पे जो है ये इनिशिएटिव का शुरुआत किया। इन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी एक काफी ट्रांसफॉर्मेटिव इंजन है नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए। और इन्होंने कहा कि यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिशरीज और मैरीटाइम प्रोफेशन से जो है वो जुड़े। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि विकसित भारत के लिए। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल रोल आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इंडियन फ्लैग फिशिंग वेसल्स ऑपरेटिंग इन डिस्टेंट वाटर। और साथ ही साथ इन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट इसको भी अनवील किया, जो कि एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है कि कैसे उड़ीसा का जो डीप सी फिशिंग इकोसिस्टम है उसको और बेहतर किया जाएगा, जिससे जो स्टेट है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ब्लू इकोनॉमी में और बेहतर होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक काफी इम्प्रेसिव सी फूड एक्सपोर्ट रहा है और हमने 73,000 करोड़ रुपीस का वैल्यू को सरपास किया और 120 कंट्रीज में जो है वो हम अपना जो सी फूड है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिशरीज पे हमें फोकस करना चाहिए और उन्होंने कहा कि जो यंग इंडियंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर से जो है वो जुड़ना चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का कोस्ट लाइन काफी बड़ा है, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा का है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये अप्रोक्सीमेटली 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। तो काफी एक इमेंस पोटेंशियल है मरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए।
तो ये इंस्टीट्यूट का नाम और ये सारी जो आपकी कोस्टलाइन हुआ, क्या ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर अनदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इन इंडिया और ये लॉन्च किया गया था 2014-15 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फार्मर्स को मैकेनाइजेशन के लिए जो है वो सपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया जाए और जो अनसर्व्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी में जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वुमेन हैं, एससी हैं, एसटीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, इनके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बेहतर तरीके से ये काम करेंगे। तो ये SMAM ये एक्टिवली प्रमोट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स और यहाँ पे फार्म मशीनरीज होती है जिसको रेंट पे फार्मर्स को दिया जाता है और इससे इनको काफी इजी रहता है अपना जो एग्रीकल्चर वर्क है उसको करने के लिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये शुरू हुई थी 2007 में और इसको बाद में रिस्ट्रक्चर किया गया। राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना रफ्तार नाम दिया गया जिसका मतलब है रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजनरेशन 2017-18 में। और इसका एम था कि स्टेट्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करना ताकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े और इसको लोकल लेवल पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए स्टेट्स को जो है वो हेल्प जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और मशीनरी के प्रोक्योरमेंट के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं फॉर जनरल बेनिफिशरीज। इसके अलावा जो जनरल बेनिफिशरीज है उनको 40% का और 50% सब्सिडी जो है वो सब्सिडी दिया जाता है SC ST फार्मर्स और स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें। फिर इसके अलावा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 2000 पर हेक्टेयर का जो है वो उसमें उनको पैसा दिया जाता है मैकेनाइज सर्विसेज के लिए। और इसके अलावा ये जो स्कीम है ये फार्म मशीनरी बैंक्स को भी सपोर्ट करती है। इसके लिए इसमें जो SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो डेटा आया है बताया गया है कि लास्ट 10 इयर्स में इसके थ्रू 21.61 लाख मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके लिए 9404.47 करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है। और ये जो स्कीम है ये ड्रोन एडॉप्शन वगैरह को भी इंकरेज करती है और काफी इससे जो है वो जो फार्मर्स हैं इनको जो है वो इनका इनकम इंक्रीज हो रहा है मैकेनाइजेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर आउटपुट्स है वो और बेहतर हो रहा है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो गुजरात गवर्नमेंट इन्होंने अपना फर्स्ट एवर डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 टू 29 ये लॉन्च किया और इनका एम है कि इंडिया का ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बने जिसमें जो है वो हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बनाया जाएगा। ये जो पॉलिसी है इसका टारगेट है कि ये इसके में जो है वो 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे 7.5 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो ये क्रिएट होगा और इससे जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें काफी इंक्रीज होने का चांस है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन्होंने इसको लॉन्च किया और इसमें इन्होंने बताया कि इसमें कैपिटल सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा, पावर टैरिफ सपोर्ट किया जाएगा और इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह से एग्जेम्पशन दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो इसको इस तरह से पॉलिसी को डिजाइन किया है कि गुजरात को एक मेजर अट्रैक्शन के दौर पे जो है वो डेवलप किया जाए और ताकि जो अदर स्टेट्स हैं इनसे ये बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर सके। जैसे कि अभी तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पे काफी जो है वो इस पे वर्क हो रहा है।
फिर जैसे कि मैंने बताया था भी आपको स्टार्टिंग में ही कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं, तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, ये काफ़ी लार्ज नंबर में गैदरिंग हुई और एक इवेंट हुआ, इसका टाइटल दिया गया मेलबॉर्न मीट्स मोदी। तो कभी-कभी इस तरह से जो पीसीएस के एग्ज़ाम में इस तरह से चीज़ें पूछ ली जाती हैं और ये जो मतलब कम्युनिटी थी, ये मेलबॉर्न का एक काफ़ी फेमस स्टेडियम है, मार्बल स्टेडियम, तो वहाँ पे ये लोग जो है वो गए थे। तो इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में काफी सारे जो हैं वो एग्रीमेंट्स हुए हैं इस विजिट के दौरान और इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन आया इसमें के थ्रू जो है वो डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन का रिन्यूअल किया गया जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा डिफरेंट एरियाज में वर्क करने के लिए जो है वो एमओयू साइन हुए। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ पे वर्क किया जाएगा। दोनों ने कंट्रीज ने कहा है कि हम जो है वो जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि अंक्लॉस एशियान इस पे जो है वो एक बेहतर तरीके से काम करेंगे। और एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप ये एस्टेब्लिश हुआ जिससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क किया जाएगा। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पे जॉइंट स्टेटमेंट आया कि दोनों कंट्रीज मिल के एनर्जी सिक्योरिटी पे अपना वर्क करेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो प्रिपेयर किया गया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए जो कि 2014 में साइन हुआ था और इसके जो एम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरेनियम सप्लाई करेगा इंडिया को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स इनिशिएटिव इस पे भी वर्क हुआ है और ये 2020 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बेस्ड है तो इस पे और कोलैबोरेशन को जो है बढ़ाया जाएगा। इससे नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी बढ़िया होंगी और क्रिटिकल सप्लाई चेन जो है वो बेहतर होंगी और जो कोलैबोरेशन है वो और अच्छा होगा। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम बॉर्डर कमांड है ये ऑस्ट्रेलिया का है इनके बीच में एमओयू साइन हुआ जिसके थ्रू जो है वो इस सेक्टर में जो है वो कॉपरेशन को और बेहतर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इनका एक फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी है तो इसको ग्रांट किया है इंडिया ने कि ये यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना कैंपस एस्टेब्लिश करेगी और इसके अलावा एंटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है वो 3 एंटिक्स हैं जिनको कि इंडिया वापस ले आया जाएगा। फिर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन मेथोडोलॉजीज और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके। साथ ही साथ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसके पे भी एग्रीमेंट हुआ है और सीएसआईआर और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल साउथ ब्रिस्बेन यहाँ पे भी जो है वो एकेडमिक और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के लिए सिनेमा में जो है वो एमओयू साइन हुआ है तो मतलब काफी सारे सेक्टर्स पे दोनों कंट्रीज मिलके वर्क करेंगी और जिन चीजों में पहले से वर्क कर रही हैं उनको और बेहतर करने पे फोकस किया जाएगा। फिर यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन्होंने अनाउंस किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका नाम है समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल और इसको भारत नेट ने बनाया है। इसको डिक्लेयर किया गया ग्लोबल विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 में। तो ये पूछा जा सकता है जैसे कि समृद्ध ग्राम किसका इनिशिएटिव है इसको कौन सा अवार्ड मिला तो इसको WSIS प्राइज 2026 जो है वो दिया है और ये जो रिकॉग्निशन है ये अवार्ड किया गया अंडर एक्शन लाइन C6 एनेबलिंग एनवायरमेंट बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये इंडिया के लिए एक काफी प्राउड मूवमेंट है। समृद्ध ग्राम की अगर बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है क्रिटिकल सर्विसेज को जिसमें कि हेल्थ केयर एजुकेशन एग्रीकल्चर डिजिटल बैंकिंग ई गवर्नेंस स्किलिंग लाइवलीहुड सपोर्ट ये सारी चीजें आती हैं
और विलेज लेवल पे समृद्धि केंद्र बने हैं और इनको कनेक्ट किया गया है भारत नेट फाइबर के थ्रू। और इससे एफिशिएंट तरीके से जो सर्विसेज हैं उनको लोकल विलेज लेवल लेवल पे जो है वो डिलीवर किया जा रहा है। तो इससे जो रूरल पॉपुलेशन है उसका एम्पावरमेंट हो रहा है। जो फार्मर्स हैं उनको मॉडर्न एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज से वो अपने आप को जोड़ पाते हैं। साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, इन ये भी जो है वो उनसे कंसल्ट कर पाते हैं रिमोट एरिया से। गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर पाते हैं। तो ये WSIS प्राइज जो है ये एक ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इससे अ, एक इंडिया का जो रूरल एरियाज है उसके काफ़ी बेहतर जो है वो काम हो रहा है। तो ये रिकॉग्निशन दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पे इसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है। फिर स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन है। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो इंडियन कंटिजेंट है इसको सिलेक्ट किया गया है टू कम्पीट इन द प्रो कैटेगरी एट अपकमिंग जो है वो पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है। और ये वियतनाम के दा नांग में होगा। तो इसके लिए जो टीम है इसको जो है वो जो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को इसको सिलेक्ट कर दिया गया है। पिकल बॉल एक पैडल स्पोर्ट है और इसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस का कंबाइंड रूप से जो है वो एक मिक्सचर है। और ये पैडल और प्लास्टिक बॉल्स होती हैं उनसे जो है वो खेलते हैं इसको। इंडोर या आउटडोर भी इसको जो है वो खेला जाता है। तो जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है इसका चूंकि तो ये कहाँ हो रहा है तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आज का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आपका जो PDF मटेरियल है ये टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सारे चैनल्स पे हमसे कनेक्ट होइए।